तो अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर की नजरें अफगानिस्तान की नई सरकार पर हैं। तालिबान जल्द ही नई सरकार का ऐलान करने वाला है। दुनिया भर की सरकारें तालिबान को मान्यता देने पर विचार कर रही हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास पर एक अहम बैठक बुलाई। बताया जा रहा है कि बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दे पर चर्चा हुई है और इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन की तैयारियां तेज कर दी हैं। पाकिस्तान और चीन समेत 6 देशों को शपथ कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता भेजा गया है और इन 6 देशों में भारत का नाम नहीं है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार की भी बहुत तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक पीएम आवास पर हुई बैठक में अफगानिस्तान और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने भी भारत की ओर से आगामी रणनीति पर मंथन किया है। वहीं तालिबान ने आज अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत पर भी कब्जे का दावा किया है। हालांकि प्रतिरोधी बल के प्रमुख अहमद मसूद ने कहा है कि उनके लड़ाके अभी भी जंग लड़ रहे हैं और पंजशीर में तालिबान की सेना से मुकाबला कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान ललन सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है ललन सिंह जी एएनबी न्यूज पर आपका। और सबसे पहला सवाल यही है कि तालिबान के पास ना तो कोई विजन है और ना ही कोई अनुभव है एक लोकतांत्रिक सरकार चलाने का। केवल एक धार्मिक मुद्दे पर क्या कोई संगठन इस तरीके से सरकार सही तरीके से चला सकता है जो आसपास के देशों को भी बैलेंस करके चल सके? ललन सिंह जी, आपने एकदम सही कहा। अफगान के ऊपर अब काबुल के अंदर मौलवियों के द्वारा सरकार चलाई जाएगी। ये दुनिया के लिए बहुत दुखद और अफगानिस्तान के लिए बहुत बहुत खराब माहौल को बनाने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। पवन पांडे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काबुल के ऊपर पाकिस्तान का साया पड़ चुका है। हालांकि 4 दिनों से ISI के जो चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल फैज अहमद, ये इसलिए नहीं बैठे हैं कि वो कोई शांति और समृद्धि और विकास के लिए सहयोग देंगे। वो इसलिए बैठे हैं कि अफगान को बर्बाद करें और पूरी तौर से बर्बाद करें। और इसमें कोई शक नहीं कि जो सरकार गठन हो रही है उसमें आप देख रहे हैं कि हक्कानी और हिमायत करजाई और मुल्ला ब्रादर का तालिबान तीनों एक गैंगवार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मानता हूं कुछ देशों को इन्होंने अपने सरकार के गठन के समय आमंत्रित किया है जिसमें भारत नहीं है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो उनकी सीमाओं से मिलता हुआ जो देश है उनको भी वो आमंत्रित नहीं किए हैं। और इसी बाबत आज प्रधानमंत्री आवास पे जो अहम बैठक, उसके अंदर NSA चीफ, डिफेंस मिनिस्टर अमित शाह और CDS सभी वरिष्ठ लोगों की बहुत बेहतर ढंग से चर्चा हुई होगी, इसमें कोई शक नहीं। मुट्ठी जरूर भारत का बनता, लेकिन अब साफ नजर आ रहा है पवन जी कि तालिबान और अफगानिस्तान और इसके साथ समर्थक पाकिस्तान और चीन, इनके साथ हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को कैसे कैसे अपना सतर्क और सख्त करें, इसके ऊपर पूरी चर्चा हुई है। और आज की जरूरत है और दुनिया अभी मूक दर्शक जरूर बनी हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में पाकिस्तान, इसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर है और ये बर्बाद इन्हीं अफगानिस्तानियों के द्वारा, इन्हीं आतंकियों के द्वारा और हक्कानी और तालिबान के द्वारा होना तय है। लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को मद्देनजर अपने को बहुत सख्त और सतर्क रहने का समय है। इसी के साथ आपने एक बेहद ही दिलचस्प बात कही ललन सिंह जी, क्योंकि ये जो गठजोड़ हो रहा है पाकिस्तान, चीन और तालिबान का, ये जो एक तिकड़ी इकट्ठी हो रही है, ये भारत के लिए कितना बड़ा जो है एक चैलेंज आगे आने वाले समय में बन सकती है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आसपास के देश जो है वो तालिबान की सरकार को, जो जिसका गठन होने वाला है, उसको मान्यता नहीं देते हैं, तो इनके पास बहुत ही असभ्य इनका तरीका रहा है, बर्बर तरीका रहा है। ये गैर लोकतांत्रिक जो तरीके होते हैं उनकी प्रैक्टिस करने से भी नहीं हिचकेंगे और भारत के सामने कितना बड़ा ये खतरा पैदा हो सकता है। बहुत बड़ा चैलेंज हो गया।
मैं आपको बताऊं, एलओसी और एलएसी ये दोनों हमारे देश से पहले से ही समस्याओं से घिरा हुआ था, लेकिन अब जो अफगानिस्तान का माहौल बन रहा है, जिस तरह से आईएसए का चीफ अपनी नौकरी गंवाने के मौके का तैयारी कर रहा है, बाजवा उस पर नाराज है और इमरान खान परेशान है, क्योंकि जब सांप और सपोले दोनों मिलते हैं तो डर ये रहती है कि सांप भी सपोले को काट सकता है। वही बात अभी डूरन लाइन के ऊपर जो पख्तून फैमिली है वो दोनों तरफ है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और वो कबीले ऐसे हैं, पठान ऐसे हैं जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, और इसी का जो आपको अंजाम मिलेगा वो सबसे जल्द पाकिस्तान के ऊपर लगातार जो आजकल जवानों का मौत हो रहा है इन आतंकियों के द्वारा, वो इसका एक कारण बनेगा। और मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ, आईएसआई का चीफ जो है वो पुराना खिलाड़ी है, वो भारत के खिलाफ लगातार एलओसी के ऊपर घुसपैठ और रणनीति बनाता रहा है, अपने स्लीपर सेल को पूरी जाल बिछाता रहा है, लेकिन इस बार वो तालिबान के सहायता से और हक्कानी ग्रुप जिसको वो मंत्रालय शीर्ष देना चाहता है, रक्षा मंत्रालय देना चाहता है, विदेश मंत्रालय देना चाहता है, और बरादर इसके लिए तैयार नहीं है, और इसी उलटफेर के अंदर सरकार बनेगी। आमंत्रण दिए गए हैं, लेकिन अच्छा है भारत को आपने आमंत्रण नहीं दिया। भारत संवाद कर रहा है, लेकिन मुट्ठी को बंद रखा है, और उसके पास इतनी काबिलियत है कि उस प्रॉब्लम को जिसको वो एंटिसिपेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है तालिबान प्रवक्ता ने कि हमें हक है मुस्लिम का आवाज बनने का, और ये जो प्रवक्ता का बयान है वो बहुत डाउटफुल है। और सोमालिया हो, यमन हो और पाकिस्तान अगर कश्मीर के ऊपर इस तरह की कोई संभावना को बनाना चाहता है तो मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ तालिबान पे हस्ती नहीं है, वो बर्बाद होने का रास्ता अपने आप तैयार करेगा, इसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र सिंह जी, अभी भारत ने जो है वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी अभी अपनाई हुई है। भारत जो है वो वॉच कर रहा है कि किस तरीके की परिस्थितियां होती हैं, कौन कौन इस सरकार को अपनी अनुमति देता है, उसको जो है समर्थन देता है, उसको स्वीकार करता है, उसके बाद भारत का स्टैंड सामने आएगा। क्या ये पॉलिसी अभी मौजूदा लिहाज से देखी जाए तो यही सबसे बेस्ट विकल्प हमारे पास है, या कोई और भी पॉलिसी हमारे लिए और भी ऑप्शन हो सकता है? नहीं, हमारे ऑप्शन बहुत खुले हुए हैं। आप देख लीजिए, हक्कानी और मुल्ला ब्रदर के जो आपसी लड़ाई है उसमें पाकिस्तान किस तरह से वहां बैठ के आईएसआई चीफ 500 स्पेशल कमांडो को पंसीर के इलाके में नदी और नालों के रास्ते घुसपैठ करा चुका है। अपने ड्रोन से और अपने लड़ाकू हेलीकॉप्टर से वो अपनी कार्रवाई कर रहा है, जिसको ईरान ने एकदम साफ चेता दिया है, तुम जब तक लोकतांत्रिक संभावनाओं को नहीं खोजोगे, इलेक्शन के द्वारा सरकार नहीं बनाओगे, तब तक हम आपको मान्यता नहीं दे रहे। और पाकिस्तान को उसने चेताया है कि आपका हक नहीं बनता कि आप अफगानिस्तान के अंदर आप किसी भी प्रकार का फौजी कार्रवाई में साथ दो। मैं इन सभी चीजों के मद्देनजर भारत के अंदर विकल्प कई हैं। लगातार यूरोपियन यूनियन, G7, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका और रशिया सभी के साथ संवाद कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, चीन जो है वो बहुत कमर्शियल देश है, वो कभी भी कोई ऐसा हरकत नहीं करेगा जिससे उसकी व्यापारिक स्थिति कमजोर हो। वो तो केवल तांबे के ऊपर आगे बढ़ रहा है, उसके मिनरल्स के ऊपर अपने आप को मार्ग प्रशस्त कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसको कश्मीर नजर आ रहा है। तो अगर जरूरत पड़ा तो प्रतिरक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि हम सरहद के पार भी एक्शन करने के लिए अपने आप को तैयार बैठे हैं, हम किसी भी हालात को निपटने के लिए रेडी हैं। तो इसका मतलब समझ लीजिए, हमारे पास विकल्प कई खुले हुए हैं। और मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज जर्मन का राजदूत चीन के अंदर संदिग्ध हालत में उनकी मौत हो गई है। इन सभी चीजों के मद्देनजर चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं करता। ठीक है, अमेरिका अपना सोच में है, वो अपनी एक नीति है कि हम क्यों पैसे खर्च करें, हम अपने लोगों की जान
क्यों शहादत के तौर पे दे, लेकिन भारत इतना मजबूत है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी शायद अमेरिका की विजिट में भी जा रहे हैं और ये सोच ये है कि रशिया, अमेरिका और G7 और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें एक दबदबा बनाए और इसमें एक ऐसी व्यवस्था करें पीस कीपिंग फोर्स का जो तालिबान के ऊपर नियंत्रण रखे। और मान्यता देना बहुत दूर की बात है, अभी मान्यता देने का कोई सवाल नहीं है, मुट्ठी बंद है, मुट्ठी के अंदर बहुत सी चीजें हैं। और प्रधानमंत्री, लेकिन एक रिक्वेस्ट, राजनीति दलों का एक मत होना बहुत जरूरी है। इस मौके पे राजनीति मत कीजिए, क्योंकि हमारा जो कश्मीर है वो बहुत बहुत अहम है और ये मौका पाकिस्तान उठा सकता है। ये जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कश्मीर की तरफ ललन सिंह जी, एक तो चाइना है, आपने बताया कि उसका मिनरल्स के ऊपर पूरी नजर बनी हुई है, वहीं पाकिस्तान तो ये चाहेगा कि हम वहां पर ऐसी सरकार बनाए जो एक तरीके से कठपुतली की तरह हो, वो पाकिस्तान के इशारों पर नाचे। और इसी के मद्देनजर अफगानिस्तान इतनी ज्यादा मदद तालिबान को कर रहा है। आपने बताया कि ड्रोन्स हैं, अपने लड़ाके भी भेज रखे हैं पंजशीर के ऊपर। तो ये जो पूरा कॉकटेल बन रहा है, एक गठबंधन बन रहा है चीन, पाकिस्तान और तालिबान का, क्या कश्मीर को लेकर जिस तरीके से अभी अलकायदा ने तो बोल दिया कि हाँ कश्मीर को आजाद कराना चाहिए, क्या आगे आने वाले समय में तालिबान का, हालांकि अभी तक कोई ऐसा बहुत कोई कट्टर बयान नहीं आया कश्मीर को लेकर, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या इनके सुर बदल सकते हैं और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक हो रही है? ये एकदम जो ये बातचीत और आवाज प्रधानमंत्री के जो वरिष्ठ हमारे अजीत डोभाल, सीडीएस बिपिन रावत, रक्षा गृह मंत्री, इन सभी का जो आज चर्चा है इसी के मद्देनजर है। मैं आपको बताऊं, तालिबान चुपचाप बैठा है, मुल्ला ब्रदर भी आईएसआई के चिप से मिल रहा है, लेकिन हक्कानी आईएस और अलकायदा ये जंप कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर हम इस मौके पे पाकिस्तान को साथ देते हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और हम अपने सोच और अपनी प्लानिंग में सीरिया के जैसे अपने आप को, वजूद को पूरी तौर पे दुनिया में रख सकेंगे। और यह समय है कि इनके ऊपर अगर जरूरत हो तो जो रक्षा मंत्री का बयान है कि सरहद के पार भी एक्शन करना है, उसके लिए हमें अमेरिका या रशिया किसी देश के ऊपर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के दूसरे और तीसरे फौजी ताकत रखते हैं और चौथे और पांचवे एयरफोर्स की ताकत रखते हैं। इसमें कोई सवाल नहीं है कि हम दबके रहें। इसके साथ ही ललन सिंह जी, भारत में कुछ तालिबान के समर्थन में बयान भी उठे, कुछ समर्थन के सुर आए, तमाम बुद्धिजीवी कहे जाने वाले लोगों ने तालिबान की पूरी प्रशंसा की, लहालोट हो गए वो लोग। ऐसे लोगों को लेकर क्या भारत के लिए एक इंटरनल चुनौती भी है, आंतरिक दृष्टि, आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से? आप देखिए ना, हमारे कुछ उत्तर प्रदेश में और कुछ नमूने कश्मीर के अंदर गिलानी की दफन हो रही है, उसमें वो नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान समर्थन का। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान का झंडा भी उनकी उस लाश के ऊपर रखा गया, ये भी जानकारी मिल रही है। और पवन जी, अगर उनके ऊपर अगर FIR किया गया तो मुफ्ती जी को तकलीफ हो रही है। मैं बोलता हूँ, आप कितने दिन तक इस स्वार्थ की राजनीति करेंगे? 370 हटने के बाद पूरा कश्मीर भारत के साथ विकास की तरफ चल रहा है और आप उसी राह को अलाप रही हैं। ये सैयद गिलानी, इन्होंने ही पंडितों को, मैं 90 दशक का गवाह हूँ एज ए ऑफिसर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि गिलानी जो था वो 91 की उम्र में उनकी निधन जरूर हुई, लेकिन उनको पहले जेल के अंदर ही रहना चाहिए था। क्योंकि आज अगर उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी कोने में आपको पता है IS के कुछ इंफॉर्मेशन मिले जो इंदौर में, उत्तर प्रदेश में और आपको कश्मीर के अंदर इनकी स्लीपर सेल का जानकारी मिला है, तो मैं ये बोल सकता हूं इन तरह के लोगों को एकदम राष्ट्र विरोधी मानकर और इनके साथ कानूनी प्रक्रिया कर सख्ती से इनको इजराइल के जैसा अपने आप को तैयार करना है। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति है, मगर ऐसे लोगों को अब जगह नहीं देना, क्योंकि आतंक से भारत बहुत जूझ चुका है। ठीक है,
इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है विपिन जी एनबी न्यूज पर। सबसे पहले ये जो आज बैठक चल रही है प्रधानमंत्री आवास पर, प्रधानमंत्री मोदी हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, एनएसए और सीडीएस, ये तमाम लोग मौजूद हैं और आगे आने वाली रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा संगठन जो भले ही वहां पर चलिए सरकार बना लेता है, लेकिन उसके पास ना तो लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने का कोई अनुभव है, उसकी मानसिकता जो है वो बर्बर है, नीतियां उसकी बर्बर हैं, मानवाधिकारों की कहीं कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों से संपर्क रखना भारत की विदेश नीति जो है वो कितनी हद तक प्रभावित हो सकती है, विपिन शर्मा जी? कि अंग्रेजी में बोला जाता है, एक फ्रेज का इस्तेमाल होता है, बनाना रिपब्लिक। जी। तो यहाँ पर जो तालिबान, अफगानिस्तान में जो नई तालिबान सरकार, इनकी हुकूमत चलेगी अब यहाँ पर, तो वो अपने आप में जग हसाई है। मतलब अगर आप ये समझें कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर कोई देश, कोई मुल्क मूर्खदर्शक बना हुआ है, भली भांति जानते हुए कि ये लोग जिहादी हैं और जो इनकी मानसिकता है वो महिलाओं के बिल्कुल विरोध में है, तो उसके बाद भी अगर कोई इनका समर्थन करता है तो उनके लिए क्या बोला जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो गुट बन रहा है, जो पीछे से आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और शह दे रहे हैं इन जिहादियों को, पाकिस्तान और चीन। और ये तो इतने वर्षों से हमारे को पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि चीन दुश्मन नंबर 1 है, जिससे हिंदुस्तान को हमेशा सचेत रहना पड़ेगा। और जो एक्सपेक्टेड लाइन पे है कि प्रधानमंत्री जो बैठक कर रहे हैं, क्योंकि हल्के में लेना नहीं चाहिए कि या तालिबानियों को या ये चीनियों को खास तौर पे, क्योंकि आपने कोरोना काल में भी देखा, जब पिछले वर्ष 2020 में जो एलएसी है वहां पर एक संयुक्त गश्त लगाई जाती है, जो लगाते हैं हिंदुस्तानी सेना और आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वहां पर भी कोरोना काल में एक तरफ पूरे विश्व को संक्रमित कर दिया। जब वुहान शहर से इनके कोरोना वायरस निकला, वहां पर भी ये बाज नहीं आए चीनी, वहां पर भी अतिक्रमण शुरू कर दिया इन लोगों ने। कि जब ऐसे समय में जब कोरोना करके वो स्थगित करी गई थी गश्त, संयुक्त गश्त, और यहाँ पर ये था कि एक कम से कम वहां पर वो मान मर्यादा कुछ रखेंगे, उस बात की गरिमा रखेंगे कि यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है, लेकिन वहां पर भी चीन बाज नहीं आया। वहां पर भी हमने देखा, वो अलग बात है कि ये 2020-21 की हिंदुस्तानी सेना है, इन चीनियों को पीछे खदेड़ दिया, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए इन्होंने, हिंदुस्तान ने। और यही अभी समझने की आवश्यकता है कि तालिबान जो एक इनकी नई हुकूमत हो रही है, उनके साथ आपको इंगेज करना पड़ेगा। ये कूटनीति के तहत है। ये एक तरफ वो भी कड़वा सच है, हकीकत है कि यहाँ पर ये तालिबानी, जैसे मैंने बनाना रिपब्लिक की बात करी कि क्या इनकी कैसे सरकार चलाएंगे, वो तो वक्त तय करेगा। और भली भांति सब देश समझते हैं, आज जो साथ खड़े भी हैं तो बार बार समर्थन कर रहे हैं, वो भी अंदर से जानते हैं, अंदर से हंसते होंगे, ये तालिबानी क्या चलाएंगे, ये तो गोले बारूद चलाते हैं, बंदूकों से हुकूमत चलाएंगे, ये कैसे चला सकते हैं, ये तो बिल्कुल निकम्मे हैं और जिहादी मानसिकता है इनकी। तो लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू ये भी है कि दुश्मन को, क्योंकि आपको एंगेज करना पड़ेगा। आप ये समझिए, चीनियों के साथ हमने कितने 10 दौर की वार्ता करी है, कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पर, डिप्लोमेटिक लेवल पे बात हुई है, मिलिट्री लेवल पे बात हुई है, जबकि भली भांति हिंदुस्तान जानता है कि चीन कभी पास नहीं आने वाला, और वो उनके क्या मंसूबे जो है नापाक हैं और हमेशा नापाक रहेंगे। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में कि हम एक और दुश्मन पाल ले, अपने सर पर खड़ा कर दें, चुनौतियों का वैसे ही भरमार है। तो यहाँ पर कूटनीति के तहत हम लोगों को सूझबूझ से काम लेने की आवश्यकता है और ये समझना पड़ेगा कि अगर तालिबानियों के साथ हमने खुले में डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ये नया हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान तो सिर्फ महज बोलना जानते हैं, कटोरा लेके पूरे विश्व में घूमते हैं कि चंदा दे दे कोई उनको, उनके मुल्क को, और वो तो बोलते हैं कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, वो तो ऊपर वाला तय करेगा कि कब नया पाकिस्तान बनेगा। लेकिन यहाँ पर हिंदुस्तान में कम से कम वो नींव रख दी गई है। नया हिंदुस्तान, एक नई सुबह का आगाज हुआ है, जब इच्छा शक्ति दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने 370 हटाया। इतने सालों से कश्मीर के युवा जो थे वो गुमराह हो रखे थे, धरती को स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर नर्क बना हुआ था, मिलिटेंसी थी, कौन सा पर्यटक वहां जाता था? आप खुद बताइए, क्या पर्यटन का विकास हुआ? जहां अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलनी चाहिए थी कश्मीर को लेकर, वहां पर क्या हुआ? अपने ही दुश्मन, अपनी ही फौज को दुश्मन समझ बैठे थे वहां के कुछ युवा। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में जब एक नई सुबह का आगाज हुआ, नया कश्मीर की शुरुआत हुई, उसकी नींव रखी गई, तो यहाँ पर अब जो जिस मन से भी बोला जाए कि तालिबान आके देख लेंगे कि यार कश्मीर के मामले में आके कि हम भी आके मदद करेंगे पाकिस्तान की, और चीन पीछे से शह देने का काम करता है इतने वर्षों से, तो यहाँ पर बिल्कुल जो आज कदम उठाया गया है मोदी सरकार से कि जो बैठक हो रही है, बहुत अहमियत रखती है ये बैठक। और यहाँ पर
देखिए, जो सरकार करेगी और जो हमारी फौज करेगी वो तो करेगी। साथ में मैं एक बहुत अहम बात बोलना चाहता हूं कि हर एक देशवासी का दायित्व बनता है कि जब भी विपरीत परिस्थितियां बने, देश पे काले बादल मंडराएं या चुनौतियां जब भी आए, हम डट के अपनी फौज के साथ खड़े हो, एक स्वर में स्वर मिलाएं। जहां पर आपको विरोध करना है सरकार का, वो करिए, आप, लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन कुछ मामले जो राष्ट्र हित के होते हैं, जो जनमानस से जुड़े हैं, वहां पर सबका दायित्व बनता है। किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है कि ये हम सबका देश है। हम लोगों को डट के अपनी फौज का मनोबल 7वें आसमान पर रखना चाहिए और यही दायित्व बनता है हम लोगों का। और आज वक्त आ गया है कि हम देखिए, क्योंकि ये जो गुट बन रहा है, चाहे आप ईरान की बात करें, तुर्की की बात करें, चीन की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तालिबान के साथ खड़े हैं कंधा सा कंधा मिलाकर। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा, बड़े बड़े विश्व के मुल्क हिंदुस्तान के साथ भी खड़े हैं। आगे ये वाला वक्त हिंदुस्तान का है। जब तक हम अपनी सोच को सकारात्मक नहीं रखेंगे, आशावादी नहीं होंगे, काम नहीं बनने वाला। सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। हम ये बोलते रहे, देखिए ये हो रहा है, ये यहाँ पर हो रहा है, हिंदुस्तान क्या कहाँ जा रहा है। हिंदुस्तान कहीं नहीं जा रहा है। हिंदुस्तान बिल्कुल, हर एक देशवासी अपना योगदान दे रहा है और यहाँ पर हम लोग एक नई सुबह का आगाज करेंगे, मिलजुल के करेंगे। और आशावादी है हम लोग कि वो दिन भी दूर नहीं जब हम वही दौर दोबारा लेके आएंगे जब हमारे महान देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। लेकिन बशर्ते कि हम सब अपना योगदान दें। हम बोले प्रधानमंत्री मोदी कर लेंगे तो अकेले किसी के दम की बात नहीं है। लाल किले की पवित्र प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बिल्कुल साफ संदेश दे दिया कि सबसे बड़ी चुनौतियां दो तरफ से आ रही है, आतंकवाद और विस्तारवाद। विस्तारवाद से सीधा इशारा था चीनियों की तरफ कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी रही है चीनियों की कि कैसे विस्तारवाद करें। और 14 मुल्कों के साथ विश्व में उनका सीमा को लेकर विवाद है। भले ही हर मन से चीन कहे कि हमने अपना वाद विवाद सुलझा लिया है, कोई सुलझाया नहीं है। आज आप देखें श्रीलंका का हाल, नेपाल का हाल, बद से बदतर वहां पर हाल है कि वहां पर कब्जा कर लिया है नेपाल में पूरा, और वहां का युवा आक्रोशित है। तो ये भली भांति सबको समझ आ गया है। और खासतौर पे जब वायरस दिया कोरोना का, उसके बाद सबको चीनियों का षड्यंत्र समझ आ गया कि इनके क्या मंसूबे हैं। तो ये वक्त आ गया कि चीनियों का बहिष्कार होना चाहिए, स्वदेशी को अपनाना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तभी ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। और देखिए बेशुमार हमारे पास महत्वाकांक्षी योजना है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया। अगर आपने स्वर्णिम दौर दोबारा लेके आना है तो यहाँ पर मिलजुल के संकल्प भी लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और यहाँ पर सोच को सकारात्मक रहना पड़ेगा। ठीक है, वापस लौटते 2 चीजें आपने महत्वपूर्ण बताई। ललन सिंह जी, जो आप बात कर रहे थे कि कम से कम विदेश नीति को लेकर हमारे अंदर से एक ही सुर उठना चाहिए, और वही वो बात कर रहे थे कि कम से कम हमारे यहां से जो विदेश नीति के मामले पर एक सुर रहना चाहिए, एकजुटता दिखनी चाहिए। लेकिन जब वहां से इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहा था, लोगों को निकाला जा रहा था, तो यहाँ की कई पार्टियां ये भी कह रही थी कि इनके पास तो कोई पॉलिसी ही नहीं है। क्या ऐसे मुद्दे से भारत की एक तरीके से कमजोरी होती है? सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुलाई थी, लेकिन उसका कहीं पर कोई असर अभी तक फिलहाल जो है देखने को मिल पा रहा है क्या ललन सिंह जी? देखिए, अब तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये दुनिया बदल चुका है। हमारी जो राजनीति है, लोकतंत्र की जो हमारी विशेषता है, वो भारतीय संविधान ने हमें दे रखा है। आप कोई भी आंदोलन करो, प्रदर्शन करो अपने देश के फायदे के लिए, आम लोगों के लिए, मगर जब आपको अंतरराष्ट्रीय मौके पे बात करना है, शर्मा साहब ने जो बताया है उसको ख्याल करो और आप किसान आंदोलन चलाओ, लेकिन उसमें धार्मिक नारेबाजी मत करो। आप घाटी हो या भारत का कोई कोना हो, सर्वदलीय मीटिंग में आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन जब एवोकेशन हो रहे हैं, हिंदू और सिख भाइयों को लाया जा रहा है, उसमें कितनी तकलीफें हैं, कितनी समस्याएं हैं, उसके अंदर छेड़खानी और बयानबाजी ये मत करिए, नहीं तो देश आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपको यकीन के साथ बता सकता हूं, अगर नरेंद्र मोदी साहब का 70% एक सर्वे में अप्रूव हुआ है कि ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो इसमें क्या खराब बात है। 1971 में हमारी इंदिरा जी पाकिस्तान का पर काट दिया और 2 भागों में विभाजित कर दिया, तो वाजपेयी साहब ने भी संसद में, बाहर में, पूरी देश में उनकी हाथों से हाथ और कंधे से कंधे मिलाकर लोगों के बीच में उन्होंने बयान दिया। तो समय आ गया है कि विदेश हो या आंतरिक सुरक्षा हो और फौज की बातें हो, सामरिक
कोई दृष्टिकोण हो उसमें जबरदस्ती बयानबाजी ना करें। और याद रखिए, अगर हम अपने आप को इस समय मजबूत रखते हैं तो आतंक से हम मुक्त हो सकेंगे, ये विश्वास है। क्योंकि मैंने आपको बताया, भारत की जो फौज है वो पीस कीपिंग फोर्स में दुनिया के अंदर जानी मानी जाती है। उनके कामों को अभी तक याद किया जाता है। मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने अपने लॉ एंड ऑर्डर में बाहर में जाके काम किया है। जो हमारी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इनका भी एक संदेश रहता है कि जो भारतीय पुलिस है और जो फौज है, ये मिनिमम फोर्स और ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करते हैं। तो समय है कि जितने राजनीतिक दल हैं वो एक होइए और एक मत से सरकार को समर्थन दीजिए। और जब जरूरत हो तो सरकार को आप जिस तरह से हो उनसे अपना प्रश्न, उनसे अपने बातों को रखिए और पूरा भी करवाइए। लेकिन ये जो तालिबान है, जो हक्कानी है और जो अलकायदा, ये बहुत ही खतरनाक सोच वाले हैं। और पाकिस्तान और चीन, जो शर्मा साहब ने कहा, नंबर 1 दुश्मन हमारा चीन है। और चीन बहुत चालाक है, वो कभी भी बेवकूफी नहीं करता, वो अपने फायदे के लिए हर काम को करता है। और उसने बोला है, बयानों से नहीं, हम तालिबान के कामों को देखेंगे। और ये बात बहुत स्पष्ट है, वो तालिबान को भी कोई मौका नहीं देगा। वो केवल अपना विस्तारवाद और फायदे के बारे में सोचता है। ठीक है विपिन शर्मा जी, दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अमेरिकी चुपचाप चले गए, अफगानिस्तान का राष्ट्राध्यक्ष चुपचाप चला गया, अफगान की सेना ने हथियार डाल दिए, ये सब क्या था? एक ऐसा है कि 20 वर्ष तक अमेरिका की सेना यहाँ पर डटी रही और एक लंबा अंतरकाल था। मतलब आप इसको समझें कि ये कम था, मतलब एक 20 वर्ष कोई कम नहीं होते यहाँ पर। और सब कुछ खपा दिया था अमेरिका ने, कितने ट्रिलियन डॉलर की उनकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट थी और कई मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट करी। आप हिंदुस्तान की बात करें, कितनी इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान ने करी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अफगानिस्तान में, वो किसी से छुपा नहीं है, जग जाहिर है। और यहाँ पर उनका जाना, उसके पीछे 2 मुख्य कारण थे कि यहाँ पर एक ये कहना कि उन्होंने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए और वो पीठ दिखा के चले गए, तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि कूटनीति, किसी भी देश की कूटनीति को आप कम नहीं आंक सकते। यहाँ पर उन्होंने बहुत सोची समझी एक रणनीति के तहत ये कदम उठाया था। यहाँ पर पहले ही अमेरिका, भले ही वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहलाता है, द बिग एप्पल कहलाता है, यहाँ पर सुपर पावर है अमेरिका और हर एक देश के लोग वहां के नागरिक बनना चाहते हैं, वो एक अलग पहलू है। लेकिन यहाँ पर सबको पता है कि अमेरिका और चीन की जब ट्रेड वॉर हुई, उसके बाद कैसे अमेरिका ने कोरोना के साथ हर एक देशवासी ने वहां पर जंग लड़ी। यहाँ पर उसके बाद अर्थव्यवस्था कितनी ग्रस्त हुई वहां पर, वो भी सबके सामने है। तो यहाँ पर सारी बातें मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने, और ये फैसला ट्रंप के समय था, ये कहना कि जो बाइडेन की तरफ, तो ये रणनीति के तहत हुआ है यहाँ पर। क्योंकि अमेरिका कोई ऐसे कदम उठाए कि वो उससे गलत संज्ञा अपनी उनकी जग सही हो, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे काफी कारण है इनके, क्योंकि अमेरिका की खुद की जो इकोनॉमी है वो काफी बहुत ही खस्ता हालत में है इस समय। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि अब इस समय, क्योंकि हम बात करते थे, अक्सर बात करते हैं, ब्रेक्जिट की बात करते हैं, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होना, लेकिन सही मायने में ये वक्त है एग्जिट का, जब बड़े बड़े विश्व के मुल्क चीन से अपने व्यापारिक नातों से बाहर निकलेंगे, तो उसका सीधा अर्थ ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है कि यहाँ पर उसका फायदा हिंदुस्तान को होगा, बशर्ते हम लोग अपनी कूटनीति सही रखें। क्योंकि हमारे को एंगेजमेंट, दरवाजे खोलने पड़ेंगे सबके साथ। और जिस तरीके से चीन ने अभी एक चाल चली है यहाँ पर कि इंटरपोल पे और WHO पे अपना बोलबाला जमा ले, तो यहाँ पर ये सब बातों का संज्ञान लेना पड़ेगा और हिंदुस्तान को पहल करनी पड़ेगी कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे चीन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कि पहले वो कैसे बचा हुआ है इस समय चीन, कि पूरे विश्व को बीमार कर दिया, लाशों के अंबार लग गए पूरे विश्व में। कौन सा ऐसा मुल्क है जो बचा कोरोना के इस वायरस से? तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में चीन के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, यहाँ पर क्या सैंक्शंस लगे? तो यहाँ पर हिंदुस्तान को पहल करनी पड़ेगी, इच्छा शक्ति दिखानी पड़ेगी और आगे बढ़कर सारे मुल्कों को साथ लेना पड़ेगा, ताकि ये समझ आ जाए लोगों को कि ऐसी कोई भी गैर रासायनिक युद्ध कोई करेगा, बायोलॉजिकल वॉरफेयर करेगा, तो वो बचा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी सख्त से सख्त।
तो यहाँ पर अभी तो चीन बिल्कुल मौज लूट रहा है इस समय कि यहाँ पर कि देखिए इतने दुनिया को बीमार कर दिया, उसके बाद भी वो बचा हुआ है, यहाँ पर कोई आवाज नहीं उठ रही यहाँ पर। तो ये वक्त आ गया है कि जब हम लोगों को मिलजुल कर और कूटनीति के तहत विदेशी कूटनीति, क्योंकि जैसे बोला गया था चीन से निपटना है, तो यहाँ पर नई दिल्ली में राजधानी में दूतावास खोलना पड़ेगा, तिब्बत का, ताइवान का, हांगकांग का और जिनजियांग का, ताकि चीन को उन्हीं की भाषा में हम जवाब दे पाए जैसे हमने उनके ऐश में प्रतिबंध लगाया। ये वक्त आ गया है कि जैसे क्रिकेट में ठीक है विपिन शर्मा जी, माफी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी है। बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजदर में आज हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जिस तरीके से हालात बदले हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोभाल से तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ वहां पर बैठक चल रही है कि आगामी रणनीति क्या होना चाहिए, इस पर मंथन चल रहा है। और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास दो मेहमान, राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी और रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह जी लगातार जुड़े हुए हैं। ललन सिंह जी, लश्कर तोयबा हुआ या फिर अलकायदा हुआ, ऐसे संगठन जो हैं ये अफगानिस्तान की ही पैदाइश रहे, कहीं ना कहीं से इनका कनेक्शन रहा है। अब भारत को जो भारत विरोधी एजेंडा चलाते रहे ऐसी भूमि से, और वहां पर जब एक कट्टर दल का जो है, कट्टर संगठन का वर्चस्व कायम हो गया है, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी बीच की एक लाइन लेने में, क्योंकि वहां सरकार बन जाएगी तालिबान की, तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि उनसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट खत्म कर दें। ललन सिंह जी। एकदम आपने सही कहा पवन जी कि हम संवाद नहीं छोड़ सकते, और ये दुनिया में अगर अपने आप को स्थापित रखना है, अपने वजूद को मजबूत रखना है और समस्याओं से आगे निकलना है, तो बहुत जरूरी है कि किसी भी देश से, चाहे वो कितना भी हमारे विरोध में 360 डिग्री अगेंस्ट में हो, उससे संवाद करना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात साफ है, हमारी जो देश की सोच है और हमारी जो सरकार और हमारी जो फौज, उसमें एक सोच आ गई है कि कहीं तालिबान के कारण अफगान जो है हमारा विरोध का केंद्र न बन जाए। और ये स्थिति बन रही है। अगर अब प्रवक्ताओं का बयान, मान्यता का नाम आना और आमंत्रण का ना आना, और लगातार आईएसआई का चीफ 4 दिनों से उनके नेताओं से, बरादर से, हक्कानी से चर्चा करना, और सबसे बड़ी चीज अभी जस्ट पता चला है कि जो पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर हैं उनसे पंजशीर के इलाके में बमबारी किया गया है, और जो ये बमबारी है ये बहुत ही दुखद और दुनिया के जो जेनेवा सम्मेलन के एकदम खिलाफ है। कोई भी देश दूसरे देश के द्वारा इस तरह का समर्थन नहीं ले सकता। लेकिन सवाल है कि तालिबान अभी सरकार नहीं बना और वो इन चीजों से मुक्त है, और पाकिस्तान 100% अंदर जाकर दखलंदाजी और एक्शन कर रहा है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव मुल्ला बरादर से मिल चुके हैं, इधर आईएसआई का चीफ भी बरादर से मिल चुका है, और बरादर को नेतृत्व करना है। लेकिन हक्कानी उस ग्रुप को रक्षा मंत्रालय भी मिलने की संभावना है। तो क्या औरतों के साथ जो पर्दे में पढ़ाई का शुरुआत हो चुका है, महिलाओं ने, खातूनों ने काबुल के अंदर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, और पत्रकारों को अपने काम करने से रोका जा रहा है। तो ये हालात, ये माहौल भारत के लिए इसलिए खतरनाक साबित हो सकता है कि जो तालिबान, अलकायदा और आईएस और आईएसआई का उसमें समर्थन, इनका एक ही सोच है, और वो धर्म के नाम पे कि कश्मीर को किसी भी तरह से भारत से मुक्त कराना है। ये ओपन सीक्रेट है। इसकी बात पेंटागन ने भी बता दिया है, रूस को भी पता है, और रूस अप्रत्यक्ष रूप से समावेशी सरकार के नाम पर तालिबान को मान्यता देने की सोच रहा है। तो इन सभी कारणों से हमारे जो प्रधानमंत्री साहब का आज बैठक हो रहा है, उसमें सीडीएस और एनएसए चीफ और डिफेंस और होम मिनिस्टर का होना इस बात का सबूत है कि हम आने वाले दिनों में
जरूरत के अनुसार कोई भी नापाक इरादे जो इन लोगों के द्वारा ली जाएगी उनके साथ सख्ती के साथ उनके ऊपर हम एक्शन करेंगे। अब सवाल एक ही है और जवाब भी एक ही है कि अगर जरूरत है तो एग्रेसिव होकर, डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मूड में पीओके के ऊपर अपनी एक्शन निहायत आवश्यक है, जो हो सकता है इन हरकतों को देखते हुए, और इसकी उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन ये सब चीजें नीड टू नो बेसिस पे होती हैं, जो हर लोगों को सार्वजनिक नहीं होता। लेकिन मैं रक्षा जानकारी के तौर पर इस बात को यकीन बता सकता हूँ कि लाशें बिक जाएंगी और तालिबान का तो पता भी नहीं चलेगा, और पाकिस्तान का आईएसआई पहले अपनी नौकरी बचा ले, वापस बाजवा के पास जाकर और इमरान खान के पास जाकर, और बाकी भारत तैयारी में है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है विपिन शर्मा जी, अभी ललन सिंह जी ने जिक्र किया रूस को लेकर। अफगानिस्तान के आसपास के जो देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, वहां पर भी बहुत असंतोष का माहौल है। ताजिकिस्तान जो है उसके साथ रूस की एक रक्षा संधि है और वहां पर भी माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। बताया जा रहा है अभी अफगान सीमा पर उन्होंने युद्धाभ्यास भी किया है रूस के सैनिकों ने ताजिकिस्तान के साथ मिलकर। अब रूस का क्या स्टैंड हो सकता है, और साथ ही भारत की जो पहले समय में रूस के साथ इतना अच्छा टर्म्स रहा, आज भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं, कितनी बड़ी भूमिका हो सकती है? ये बात समझनी पड़ेगी कि एक दौर जब हुआ करता था जब राज कपूर साहब की जो ग्रेटेस्ट शोमैन ऑन अर्थ कहा जाता है, आज जब उनकी फिल्में आती थी और वो रशिया में, रूस में कितना उसका लोगों को कितनी इंतजार रहता था, और वो खुद गुनगुनाते थे रूसी लोग। तो यहाँ पर और ये तो इतने वर्षों से सबके दुनिया को पता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान की और रूस की आपस में जो मित्रता, भाईचारा पुराना मित्र रहा है। उसके बाद क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के दौरे पे आते थे तो यहाँ पर कुछ अलग बात करते थे, या हिंदुस्तान के नेता जब उनसे मिलते थे, प्रधानमंत्री मिलते थे तो अलग उनके बात करते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान के वजीर आज़म से मिलते थे तो उनके बिल्कुल सुर बदल जाते थे, यूटर्न ले लेते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति अलग एक कूटनीति के तहत चलते थे। लेकिन अब कम से कम वो ट्रेंड बदला है, एक नया दौर आया है, खासतौर पे 2014 के बाद। वहां पर वो निश्चित बात है, ये राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात बोलूंगा कि यहाँ पर उसका श्रेय मोदी, प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। यहाँ पर उन्होंने जिस तरीके से कूटनीति के तहत एक नई सुबह का आगाज करा है, और अमेरिका ने हिंदुस्तान का लोहा माना है, ये बात से कोई इस बात को नकार नहीं सकता। और यहाँ पर रूस के साथ, क्योंकि रूस इस समय रूस का जो इस समय रवैया है अफगानिस्तान की, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ पहले देखा कि कैसे उनकी जंग चली, इतने वर्ष उनकी जंग चली, वो आपस में उनके साथ जूझते रहे और कितनी तबाही करके गए। लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब जो खास तौर पे जिस तरह से जो एक संकेत मिल रहे हैं कि रूस इस समय खड़ा हुआ है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, और यहाँ पर तालिबानियों को समर्थन दे रहा है, वो एक बात है, उसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन ये कहना, उससे ये निष्कर्ष निकाला कि वो हिंदुस्तान के विरोध में आ गए, तो ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर रूस पुराना एक मित्र है और यहाँ पर हम लोग उन पर भरोसा कर सकते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि चीन एक ऐसा मुल्क है पूरे विश्व में जिसपे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते। वो कुछ भी बात आश्वस्त करके जाए और वो खुद की एक देश की नासमझी होगी कि अगर उन पर भरोसा कर दें, क्योंकि वो विश्वासघात के लिए जाने जाते हैं चीनी। लेकिन रूस के साथ वो वाली बात नहीं है। इस समय रूस में खुद अंदरूनी कई मामले हैं जो जिनसे वो जूझ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में जो एक नया ब्लॉक बन रहा है, जो एक ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसके साथ खड़े, वो उनकी कूटनीति के तहत है। लेकिन उसका ये निष्कर्ष निकाला कि हिंदुस्तान को उससे कुछ खतरा होगा, तो ये कहना मुझे लगता है जल्दबाजी भी होगा और गलत होगा। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि ये इस तरह का एक नया ट्रेंड उभर के आ रहा है कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं, बात समझ आती है, लेकिन ये कहना कि आपने इजराइल और फिलिस्तीन की देखी आपस में जंग में, वहां पर कैसा एक तरफा हो गया, सारे आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हो गए। उन्होंने मामले की तय के जाए बिना उन्होंने एक निष्कर्ष निकाल दिया कि इजराइल की सारी गलती है। अजरबैजान आर्मीनिया के जंग में भी वही देखा, जब आपस में ये भिड़ंत हुई उस समय भी कैसा है पूरा विश्व एक दो धड़ों में बट गया। तो ये बिल्कुल एक संकेत मिलता है कि यहाँ पर लोगों को समझ आना चाहिए कि धर्म बड़ा है कि पहले देश बड़ा है, और आप किन मुद्दों पे लड़ रहे हैं यहाँ पर। कि सिर्फ आप धर्म को मान के चलें कि सबसे पहले, और हमारे देश में भी ये बात लागू होती है,
कि आप राष्ट्र सर्वोपरि, ये बात समझ आनी चाहिए। जिस दिन ये बात हम देशवासियों को समझ आ गई, उसी दिन नई सुबह का आगाज हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं कि जब हम उस दौर को दोबारा ले पाएंगे जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, $1 1 रुपए हुआ करता था। दिल टूटता है इस समय ये बात बोलते हुए। आजादी के समय वो सूरत हाल थे, आज ये क्या हालत हुई है, किसकी सरकारें रही है, या ये किसी को बताने की आवश्यकता है। आप हिंदुस्तान में वो माहौल नहीं कर रहे। कुछ ऐसे लोग, कितने दुख होता है बोलते हुए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार हिंदुस्तान में डर लग रहा है। अरे साहब, ये बात समझ लेनी चाहिए, पूरे विश्व में अगर एक ऐसा मुल्क सिर्फ हिंदुस्तान है जहां पर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक किसी भी समाज का तबका बिल्कुल महफूज है, सुरक्षित है, और मानवाधिकारों की कद्र होती है हमारे यहाँ। हमारे को उस बात पे ना, और सबसे बड़ी बात कि अब शायद मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ आएगा कि नागरिक संशोधन कानून का मायना, उसकी क्या अहमियत है यहाँ पर, कि वो किस लिए लाया गया था, उसके पीछे वजह क्या थी। बेवजह नहीं वो लेके आए थे। आप उसको आप कृषि कानूनों से उसकी तुलना करने लग जाए तो वो सरासर गलत होगा। वो अलग बात है, वो कृषि कानून अलग है, 3 कृषि कानून जो लेके आए, और वहां पर भी संवाद चल रहा है इस समय, ये नहीं कहना कि वह संवाद नहीं चल रहा। लेकिन जो नागरिक संशोधन कानून है वो नागरिकता देने का कानून है। तो कुछ अल्पसंख्यक ऐसे जो मुल्कों को चिन्हित करा गया था कि वहां पर जो प्रताड़ित होते आए थे इतने वर्षों से, तो उनको अगर नागरिकता मिल रही है तो उसका क्या स्वागत नहीं होना चाहिए। और वो तो आपके सामने, आपको आप चले जाइए, जो आज जो वकालत कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं तालिबान के, तो वो 2 दिन जाके गुजार के आए अफगानिस्तान में, खुद पता चल जाएगा। क्या वो दृश्य हमारे दिमाग से कभी जा सकते हैं? 2 पार्टियों का तो स्टैंड बदल गया विपिन शर्मा जी। के साथ लोग लटक के जा रहे थे, वो ऐसे कभी हुआ है ना, ऐसे कभी दृश्य देखने को मिले। वो सिर्फ हम लोग फिक्शन में बोल सकते हैं, फिल्मों में दिखा सकते हैं, ऐसे वो काल्पनिक तरीके से कि ऐसे विमान पे कोई लटक रहा हो, वो देखने को मिला। और असलियत तो देखिए, असलियत तो और भयावह थी। यहाँ पर जो ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ये कहावत है पुरानी, और वो हकीकत बनी यहाँ पर अफगानिस्तान में, कि जब वो ऐसे सूरत हाल देखने को मिले, उसके बाद भी हम लोग बोले और वहां पर तुलना करने लग जाए। यहाँ पर हम बोले कि नहीं आरएसएस भी वो वैसे ही है तालिबानियों की तरफ, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई बात नहीं होगी। यहाँ पर आप लोकतंत्र में आप विरोध करें, विरोधाभास करें, वो बात समझ आती है, लेकिन यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपके देश ने आपको इतना कुछ दिया, उसके बाद अगर आप ऐसे बयानबाजी करेंगे तो इससे किसको फायदा होगा, किसके नापाक मंसूबों को और क्षय मिलेगी। और यहाँ पर तो दोनों मुल्क जो है, ये चीन और पाकिस्तान, ये जिद की नजर लगा के बैठे हैं, मौके की तलाश में है, इनको मौका मिले और हिंदुस्तान पे ये ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दें। और एक बात समझ लेनी चाहिए इन दुश्मनों को, सबको, जो ये समझते हैं कश्मीर के बारे में रोना रोते हैं इतने वर्षों से, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, ये अभी हिस्सा है, ये हमारे देश का मुकुट है, और इसके लिए पूरे देश बिल्कुल जुटा हुआ है। यहाँ पर हमने संकल्प लिया हुआ है। ठीक है ललन सिंह जी, 2 चीजें, एक तो विपिन शर्मा जी ने बताया कि ये जो कोरोना जैसा इतना बड़ा प्रकोप रहा, उसके लिए चीन के ऊपर क्यों ना किसी अंतर्राष्ट्रीय फोरम से और खासकर संयुक्त राष्ट्र से कोई प्रतिक्रिया कम से कम क्यों नहीं आती, कोई कार्रवाई क्यों नहीं आती। साथ ही पाकिस्तान और चीन अब जिस तरीके से मानवाधिकारों के मूल्यों का हनन करते हुए तालिबान के साथ गलबहियां कर रहे हैं, इनके ऊपर भी क्यों नहीं कोई एक्शन होता। क्या सिर्फ यूनाइटेड नेशंस या तमाम ऐसे जो बड़े बड़े संगठन हैं, ये सिर्फ चर्चा करने के लिए हैं, फंडिंग के लिए हैं सिर्फ? ये पवन जी, इतना दुख हो रहा है कि तालिबान और अफगान का माहौल को देखकर और पाकिस्तान के घुसपैठ को और उनके हवाई हमलों को देखने के बाद, क्या ये दुनिया मानवाधिकार और ये जो शक्तिशाली देश है जो कहते हैं कि साहब हम दुनिया को चलाते हैं, हम आर्थिक मदद देते हैं, हम उनको बेहतर भविष्य की तरफ मौका देते हैं, क्या शर्म की बात है कि आपको नजर आ रहा है कि आतंक दुनिया का सबसे खतरनाक और एकदम इसको बोल सकते हैं भयावह हालात को पैदा ललन सिंह जी, करने माफी के वाला साथ मजबूरन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, फौरन हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका राष्ट्र धर्म में, और आज हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जो हालात पैदा हुए उसको लेकर भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने तमाम वरिष्ठ मंत्रियों और एनएसए अजीत डोभाल के साथ बैठक की है, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास 2 मेहमान विपिन शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक और ललन सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। ललन सिंह जी, आपका ब्रेक से पहले उत्तर जो है वो पूरा अनकम्प्लीट रह गया था, प्लीज उसको कंप्लीट कीजिए।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3-4 बातें अब दुनिया में उठ खड़ी हुई हैं। पहला तो इस महीने के अंतिम में हमारे प्रधानमंत्री बाइडेन साहब से मिलने जा रहे हैं जी। यूनाइटेड नेशन बहुत चिंता कर रही है और उन्होंने कहा है कि अफगान के ऊपर हमारी चिंता बहुत बड़ी हुई है और हम इसके ऊपर पूरी एक्शन और इसके ऊपर पूरी व्यवस्था के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और तीसरी बात जो खास है, चीन ने एक बयान दिया है कि तालिबान आप आतंक से दूर रहिए, इसकी आज जरूरत है। तो अगर इन सभी चीजों को हम मद्देनजर रखें तो हम मान के चलते हैं कि पाकिस्तान किसी न किसी मौके पे अलग थलग हो जाएगा और इसका होना जरूरी भी है। जो पाकिस्तान है उसको ये समझ में आ रहा है कि हम अकेले ही हम पूरे तालिबान और अफगानिस्तान को अपने काबू में कर लेंगे, लेकिन चीन और चाहे वो रशिया हो चाहे अमेरिका हो, अमेरिका ने बोला है कि हम अफगानिस्तान को पूरी तौर पे आर्थिक मदद करने जा रहे हैं। तो मैं सब कुछ ये सोच के महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को पूरी नियंत्रण में रखने की कवायद शुरू हो गई है, क्योंकि अगर इस तरह से मूक दर्शक बनकर दुनिया रहेगी तो बहुत दुनिया को अपने आप इतिहास के ऊपर शर्म आएगा। और ये समय है कि पूरे दुनिया को एकजुट होकर और इस आतंक के माहौल को नियंत्रण और तालिबान अगर सरकार बनाती है तो उसके ऊपर पूरी चौकस नजर रखनी होगी, क्योंकि ये तालिबान किसी मायने में पक्का आतंक से जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। इसको हम कन्फर्म इस बात को मान सकते हैं। और मसूद ने कहा है कि हम केवल तालिबान से नहीं लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से भी लड़ रहे हैं और पंजशीर उस समय तक नहीं मानेगा जब तक अफगान के लोग पूरे तौर पे व्यवस्थित नहीं होंगे। तो पाकिस्तान और तालिबान, अल-कायदा या ISIS ये सभी एक दिन नियंत्रण में आएंगे, ये मेरा अपना सोच है। और शर्मा साहब ने जो कहा सकारात्मक सोच और संवाद और एक्शन के लिए तैयार हम सामरिक तौर पे अवश्य रहेंगे। ठीक है विपिन शर्मा जी, अभी जैसे मैंने बताया कि तालिबान को कोई अनुभव तो है नहीं और उनके पास कुछ संसाधन भी नहीं है। चीन जो है वो तमाम जो प्राकृतिक खनिज तत्व हैं उनके माध्यम से उनसे निगोशिएशन कर रहा है, उनको लालच दे रहा है। पंजशीर पर पूर्ण तरीके से इलाके के लिए पाकिस्तान मदद कर रहा है। ये जो तमाम हालात चल रहे हैं अभी, इसको लेकर क्या लगता है भारत की अब क्या रणनीति जिसको लेकर ये बैठक हो रही है? इसमें आमतौर पर ओपनली तो कुछ नहीं बताया जाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ तो और चल ही रहा होगा और उसको लेकर जो बात की जा रही है, जैसा अभी ललन सिंह जी ने कहा कि POK को लेकर वहां पर दबाव बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि तालिबान की एक और यूनिट जो है, जो उसी की विचारधारा वाली है, TTP, वो पाकिस्तान में ही है। क्या भस्मासुर जैसा जो उदाहरण दिया जाता है वैसा कुछ साबित हो सकता है ये सब कुछ पाकिस्तान के लिए? एक बात हम लोगों को भली भांति समझ आनी चाहिए कि यहाँ पर जब हम बोलते हैं कि नया हिंदुस्तान, तो वो नया हिंदुस्तान की तो खुद वकालत पाकिस्तान के ही पूर्व वजीर आजम जो बेनजीर भुट्टो थी स्वर्गीय, उनके सुपुत्र ने बोला, आईना दिखाते हुए पाकिस्तान के वर्तमान वजीर आजम इमरान खान को। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के वजीर आजम को कहा कि आप कश्मीर तो भूल जाइए, सपने में भी नहीं वो होने वाला, सपना आपका पूरा कभी, लेकिन अब आप मुजफ्फराबाद की चिंता करें, ये नया हिंदुस्तान है। इन्होंने ठान लिया है यहाँ पर कि आपको दिन में तारे दिखाएंगे। तो ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो ये तो वक्त आ गया है कि आप अक्सर चीन की बात करें, POK की बात करें, और सबसे बड़ी बात है कि विदेशी कूटनीति, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत अहमियत रखती है कि आप दोनों बातें, एक आप अपने जो अंदरूनी मामले हैं, देश के अंदर आपके मामले हैं, अलग अलग चुनौतियां जो सरकार के सामने हैं, इस समय सरकार जिससे जूझ रही है, आप किसान आंदोलन की बात करें, किसान देश का अन्नदाता जो इतने दिनों से आंदोलन पे बैठा हुआ है, उसके बाद विपक्ष हर एक मुद्दे पे सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देती है, वो अलग बात है। जहां पर जायज है बिल्कुल, वहां पर हक है पूरा विपक्ष को पूरा बढ़ चढ़कर दमखम से आगे सरकार को घेरना चाहिए जहां खामियां है उनकी सरकार की। लेकिन सिर्फ महज विरोध करने के लिए अगर सरकार मोदी सरकार के खिलाफ उतरते हैं तो वो भी जनता जनार्दन है, सब समझती है पब्लिक। और यहाँ पर आपको विदेशी कूटनीति की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि अहमियत है उसकी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम
जो अपनी देश के बारे में परसेप्शन धारणा बनाते हैं कि आप चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान का लोहा माना जाए, कि ताकि हिंदुस्तान कोई पक्ष रखे, कुछ अपनी बात आगे लेके जाए, तो बड़े बड़े मुल्क उनको चाहे संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से या अलग अलग मंचों पे उनको अहमियत दे हिंदुस्तान को। जैसे मैंने WHO और इंटरपोल की बात करी थी, वहां पर चीन लगा हुआ है, पूरी अपने प्रयास जारी है कि यहाँ पर कैसे बोलबाला जमा ले, ताकि उससे पूरी चीजें नियंत्रण चीन के आ जाएंगी। और यहाँ पर जो आप तालिबान की बात करें, तालिबान अफगानिस्तान में सरकार अपनी जब तक नहीं बना पाएगी, जब तक उनके पास पैसा नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि आप उनको कितने ट्रिलियन डॉलर चाहिए कि वो उस चीज को कराने के लिए, तो यहाँ पर वो भली बात ही। तो इस समय ये प्रयास जो PR मशीनरी उनकी लगी हुई है, जिसमें पूरा साथ चीन और पाकिस्तान दे रहे हैं कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये बोला जाए कि ये नया तालिबान है। ये कौन सा नया तालिबान है कि जो वो ऐसा कुछ संदेश देना चाह रहे हैं कि ये नया तालिबान है, ये सरे हर एक समाज के तबके को सशक्त करेगा। ये कौन से मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये जनता के कभी किसी एक आम आदमी के गले उतरेगा? वहां की जनता से आप पूछिए, ये तो तालिबानी खुद को हंसते होंगे। ये PR मशीनरी कौन सी चीज है कि जो ये लगे हुए हैं यहाँ पर कि ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पे संदेश। और दूसरा देखिए, दूसरा एक गुट यहाँ पर ये लगा हुआ है कि कैसे हिंदुस्तान को नीचे दिखाया जाए। कोई कोशिश बोला जा रहा है नहीं, हिंदुस्तान नहीं है, लिंचिस्तान है, कि ये मेक इन इंडिया नहीं, रेप इन इंडिया होते हैं यहाँ पर। तो कमाल की बात है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कैसे कोई बात हो सकती है कि आप इस महान देश को, कि जहाँ पर हर एक वर्ग समाज का तबका गर्व महसूस करता है कि यहाँ पर हम सुरक्षित हैं, यहाँ पर अगर कोई इक्का दुक्का कुछ वारदातें होती है तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होती है, और यहाँ पर आपको सारी आपके संसाधन जुड़ जाते हैं, यहाँ पर आपकी मीडिया को छूट है यहाँ पर लेकिन अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ये इन चीजों से बचना पड़ेगा आपको। अगर हिंदुस्तान में विदेशी निवेश भी लेके आना है और आपकी जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको और आपने बल देना है, तो ये वक्त है कि आप हिंदुस्तान की धारणा अच्छी बनाएं, फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाएं, फेवरेबल परसेप्शन बनाएं। ये हम सबका देश है, तो विदेशी कूटनीति भी मजबूत होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अपना जो पक्ष है उसको मजबूती से रख पाए, और सही को सही बोले और गलत को गलत बोले। और यहाँ पर वक्त आ गया है कि जो दुश्मन है, अगर वो उनको दुश्मन को अगर प्यार मोहब्बत की बात नहीं समझ आती तो उनको दूसरे तरीके से समझाया जाए। क्रिकेट में जैसे अटैकिंग फील्ड होती है और डिफेंसिव फील्ड होती है, कि आप अगर डिफेंसिव फील्ड से काम नहीं चल रहा तो अटैकिंग फील्ड आपको लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर चीन तो तभी वही भाषा समझता है। और ये इस समय जो कश्मीर का रोना शुरू हो गया कि हम कश्मीर, उनको लगता है कि ये हमारी डुबकी, अरे कश्मीर तो जनाब हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है, वो आप कैसे ले सकते हैं यहाँ पर? और यहाँ पर उसके लिए तो सबसे बड़ी बात है, इनको अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है कि वहां पर चीन क्या कर रहा है। हांगकांग की बात करिए कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हांगकांग वालों से पूछिए आप कि वहां पर क्या हालत है। और जो दुहाई देते हैं कि अल्पसंख्यकों की, हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक नहीं, चीन का पूछिए आप कि क्या उन्होंने वहां के मुसलमानों का क्या हालत कर रखी है। तो ये बातें जो कहना बहुत आसान होता है, लेकिन अपने गिरबान में जो झांक के देखो तो पता चलेगा कितनी खामियां हमारे में है। और ये वक्त आ गया, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे आवाजें उठनी चाहिए चीन के खिलाफ। इनका जो षड्यंत्र है, इनकी जो साजिशें, उसका पर्दाफाश होना चाहिए, बेनकाब होना चाहिए ये दोनों मुल्क, ताकि पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, विपिन शर्मा और ललन सिंह जी दोनों का। जो जिक्र आपने किया, ललन सिंह ने भी वही कहा था कि संयुक्त राष्ट्र के मंच पर ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी ने कहा कि क्रिकेट का उदाहरण देते हुए कि अटैकिंग फील्ड और डिफेंसिव फील्ड वो मौके के अनुसार सजाई जाती है, और भारत उसी को लेकर ये बड़ी बैठक प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में की गई है।